आपका स्वागत है सनराइज न्यूज़ में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ हम आशीष चर्चा करेंगे। कई अहम मुद्दे इस वक़्त गर्म हैं और उस पर राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, जिसको लेकर इन मुद्दों पर बात करना ख़ासा अहम हो जाता है। जबकि राजधानी दिल्ली का जो मामला, जिसमें एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध होता है, यौन शोषण और बलात्कार, उसके बाद उसकी हत्या के तमाम तर आरोप लग रहे हैं और ऐसे में जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, वो दिल्ली के उस इलाके में पहुँचते हैं, परिवार वालों से मुलाकात करते हैं और उस पर बीजेपी का एक तरह से रिएक्शन आता है उसको लेकर। उस पर हम आपके साथ बात करेंगे। साथ ही इसके साथ ही हम बिहार की राजनीति को भी टटोलने की थोड़ी-सी कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। लालू यादव को ज़मानत मिली, उसके बाद वो जब एक्टिव हुए हैं, कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, अब जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर उनका बयान आया, उस पे चिराग पासवान का रिएक्शन जो आया है, वो कहीं न कहीं एक तरह से वो संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में एक नया गठबंधन बिहार में आ सकता है, युवा चेहरों के तौर पर। साथ ही बिहार में दरअसल नीतीश कुमार, जो कहा जाए तो बीजेपी की मेहरबानी से मुख्यमंत्री इस बार हैं, उनके भी सुर कुछ बदल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जिस पेगासस को लेकर संसद में लगातार सरकार को घेर रहा है और सरकार उस पे चुप है। अब उस सवाल के जवाब में भी नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े हैं, सरकार का वो बचाव नहीं कर रहे हैं, वो भी जांच की मांग कर रहे हैं। तो दरअसल इस बयान को किस तरह से लें, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी ओलंपिक पे, जिस तरह से आज बड़े ही कड़े मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा, सेमीफाइनल तक का सफर रहा। उस पे कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे, और समय ने अगर इजाज़त दी तो किसान आंदोलन को भी छुएँगे। तो सबसे पहले आशीष, बात करते हैं हम कि जो दिल्ली में घटनाक्रम हुआ, एक बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद एक तरह से जब लोग आक्रोशित हुए, परिवार वाले जब सड़क पर आए, तब जाकर आस-पास के जो लोग थे, उन्होंने भी जब आंदोलन का रूप इस पूरे मामले को दिया, तब जाकर जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे राजेश पाल गौतम, वो भी एक्टिव होते हैं। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियाँ एक्टिव होती हैं, महिला आयोग की तरफ से भी तमाम सवाल किए जाते हैं। लेकिन मामला तब तूल पकड़ गया जब राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, मुलाकात करने परिजनों से, अपनी गाड़ी में उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और जो एक तरह से सहायता राशि देते हैं, वहां पर उसकी बात करते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं। यहाँ तक जब मामला पहुंचा तो बीजेपी का रिएक्शन तो आना वाजिब था, क्योंकि दिल्ली का मामला है। बीजेपी कह रही है कि इस मामले पर राजनीति हो रही है। लेकिन आशीष, सवाल ये कि हमने हाथरस देखा, उससे पहले की तमाम घटनाएं, निर्भया कांड को लेकर आज तक की घटनाएं का जिक्र अगर हम करें, कि अगर इन तमाम मामलों में आंदोलन ना होते, प्रदर्शन ना होते और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो जाकर इसमें वहां पर परिवार वालों से मुलाकात ना करती, तो शायद इस तरह के मामले दब जाते। तो ऐसे में क्या इसे महज राजनीति करके टाल देना राजनीतिक मजबूरी है, या इससे ज्यादा इस तरह की अगर राजनीति हो रही है तो उसको एक तरह से सपोर्ट करने की भी जरूरत देखिए, सबसे पहले तो मैं उस लड़की के प्रति संवेदना ज़ाहिर करना चाहता हूँ, उस बहन के प्रति संवेदना ज़ाहिर करना चाहता हूँ। और संवेदना बहुत छोटा-सा शब्द है। हमने कठुआ देखे जिसका आपने ज़िक्र किया, हमने हाथरस देखे और लगातार ऐसी घटनाओं को हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये घटना हुई है, निर्भया के बाद, इस तरह की घटनाएँ कहीं न कहीं समाज को कलंकित करती हैं, शर्मसार करती हैं। और रही बात कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, नहीं, जिस तरह से आपने देखा कि निर्भया का जब मामला हुआ था, तो रायसीना हिल्स के सीने पर लोग चढ़ गए थे और सरकार बदल गई थी उस समय, ये स्थिति आई थी। तो ज़ाहिर तौर पर समाज में इस तरह की घटनाएँ जो हो रही हैं, निश्चित तौर पर हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिस्टम ज़िम्मेदार है। लेकिन ये कह देना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, राजनीति समाज का हिस्सा है और हम इसको, इस टर्म को ही अगर आप इसके एकेडमिक्स में जाएँ, राजनीति के एकेडमिक्स में जाएँ, तो ये टर्म्स को ही हम बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दौर में। राजनीति तो होनी ही चाहिए, क्यों नहीं होगी? राजनीतिक इस मुद्दे का हल अगर हम चाहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो राजनीति से ही वो चीज़ें हल की जा सकती हैं। और समाज में जिस तरीके से ये परिपाटी चल पड़ी है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे ही आज आप देखेंगे कि विपक्ष का कोई भी नेता इस तरह की चीज़ें करता है, तो उसको हम तुरंत जोड़ देते हैं राजनीति से, कि वो राजनीति कर रहे हैं। आज आप बताइए, अगर राहुल गांधी गए तो इसमें कौन-सी गलत बात उन्होंने की? जाकर उन्होंने संवेदनाएँ, और आपने वीडियो देखा होगा, वो काफ़ी भावुक कर देने वाला वीडियो है, जिस तरीके से राहुल गांधी
और दो बातों का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा। राहुल गांधी कैमरे की नजर से बच भी रहे थे, भले वो आज अपोजिशन के नेता हैं, और वो जिस तरीके से लेकिन इस मुद्दों को वहां पर जा करके उन्होंने उससे मिला है, परिवार वालों के साथ उन्होंने सांत्वना जाहिर की है। मुझे नहीं लगता इसमें राजनीति के नजरिए से इसको देखा जाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया है, और निश्चित तौर पर ये कदम जो है ये सराहनीय है राहुल गांधी का। लेकिन जो घटना घटी है उस पर मैं दुख जाहिर करता हूं, और सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आशीष, ये राजनीति कम से कम उस राजनीति से बेहतर तो हम कह ही सकते हैं जिसमें एक रेप करने वाले के समर्थन में कोई राजनीतिक पार्टी के लोग रैली निकालें या तिरंगा यात्रा जैसे आयोजन कर दें। कम से कम उस राजनीति से इस राजनीति को बेहतर तो मान के तमाम जो लोग हैं वो चल सकते हैं। चाहे राजनीतिक विरोध किसी पार्टी के साथ आपका कितना भी हो, लेकिन जो इश्यू है उसको एड्रेस करने की तो जरूरत थी। इसको राजनीति से, मैंने कहा ना, मैंने वही कहा आपको, और आपने सही बात उठाया। उन्नाव का मामला आप देख लीजिए, वहां के सांसद उनके समर्थन में आ गए थे। कठुआ में जब ये घटना होती है तो तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, और वो कौन लोग होते हैं? सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जिन पर आप आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया तक में आवाज उठाते हैं, तो वहां पर आपको थ्रेटिंग जैसे चीजों से सामना करना पड़ता है। तो आज हम जिस तरह की सत्ता में हम जी रहे हैं, वो जाहिर तौर पर आज आप देखिए ना, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो यही लोग इतना हो हल्ला कर रहे थे, और मैं उसको भी सही मानता हूं। जाहिर तौर पर बीजेपी अगर विपक्ष में थी उस दौरान, तो और उसको वो अगर अपनी बात रख रही थी, वहां पर उनके समर्थन में काम कर रही थी, तो वो भी सही है। लेकिन आज वो कौन लोग हैं जो इसके फेवर में खड़े होते हैं? वो कौन लोग हैं जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं? वो कौन लोग हैं जो बलात्कारियों को टिकट देते हैं, और उसके बाद जब आरोप तय होता है तब भी उनके समर्थन में बोलते हैं? इस ऐसे मतलब जो है डबल नेचर के लोगों को पहचानना आजकल जरूरी हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि जो आज राहुल गांधी ने किया है वो कहीं से भी गलत है या फिर राजनीति से प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं लगता मुझे। आशीष, ऐसे में जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां से इस तरह के इश्यूज गायब हो रहे हैं या कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि अगर वहां से आप इशू को एड्रेस करने की कोशिश करें तो वो आवाज सरकार तक होती है, पहुंचती है। लेकिन तमाम जो छोटे छोटे अब माध्यम बन गए हैं, सोशल मीडिया और तमाम वेब पोर्टल्स के माध्यम से जब इस तरह की आवाजें उठती हैं, तो उस पर भी एक तरह से अंकुश लगाने की कोशिश होती है। लेकिन एक तरह से इसे दुर्भाग्य मानेंगे कि हम लोग पत्रकारिता में होते हुए भी जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है तथाकथित जी तौर जी। पर, वो कहीं न कहीं से अपाहिज सा होता जा रहा है। देखिए, मैं अपने 5 साल के व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर कह सकता हूँ कि जो खबरें होती हैं, दरअसल वो मीडिया में खबर है नहीं, है ना? आज के मैंने भी कई मीडिया संस्थान में काम की, और नामी-गिरामी मीडिया संस्थान में काम किए। तो अक्सर वहाँ पर खबरें चलाने का काम नहीं होता। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और मुझे मतलब ये बोलने में कोई गुरेज़ नहीं है कि वहाँ खबर चलाने का काम नहीं, खबर दबाने का काम होता है। दिन भर आप ऐसी खबरों से गुज़रते हैं जिस पर आप एक्शन लें तो सरकारें हिल जाएँ। लेकिन उस तरह की खबरें आपको लगता है कि उस पर सरकार का सेंसरशिप है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आजकल बच्चा-बच्चा जान रहा है कि मीडिया पर सेंसरशिप है, और आप सड़कों पे निकलें, आप पूछें नामी-गिरामी मीडिया संस्थानों के बारे में आप पूछें, तो लोग हँसकर जवाब देते हैं। लेकिन क्या है ना कि आजकल हम मतलब समस्याओं को नॉर्मलाइज़ कर उसी समस्या में जीने के आदी हो गए हैं। सवाल यहाँ पर ये है, मीडिया तो कहीं से भी इस देश में काम नहीं कर रहा, और मैं आभारी हूँ कि आपका कि आपने इस तरह के मुद्दे को उठाया, और आज निश्चित तौर पर सोशल मीडिया या फिर जिस तरह से आपने छोटे प्लेटफ़ॉर्म का ज़िक्र किया, वहीं से चीज़ें छन कर बाहर निकलती हैं और उस पर एक्शन होता है। और हम आपको बधाई भी देते हैं कि आप इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं और इसको पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आशीष, अब एक और राजनीति का ज़िक्र कर लेते हैं। अब हम दिल्ली की राजनीति से निकलकर बिहार की राजनीति का अगर रुख करें, तो बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ इस वक़्त हमें दिख रहा है। जी, जी। लालू यादव की जब वापसी हुई है, ज़मानत जब से उन्हें मिली है, वो खासे एक्टिव हो रहे हैं, और उनके एक्टिव होने के बाद हमें ये लग रहा है कि बिहार में एक नया गठबंधन शायद शक्ल ले ले। वो चिराग पासवान की तारीफ़ करते हैं, वो मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात कर रहे हैं, और चिराग पासवान से जब वो की तारीफ़ करते हैं, तो चिराग पासवान भी उसी सहजता के साथ उन्हें जवाब भी देते हैं। लग ये जी, जी। रहा है कि लालू यादव की वापसी के बाद नीतीश सरकार के खिलाफ कहें या जिस तरह से लालू यादव की राजनीति रही है पुराने दौर में, उसी राजनीति को एक बार फिर वो आगे बढ़ाने की कोशिश पे हैं, और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। इसके साथ-साथ आशीष, मैं अगर जोड़ूँ,
नीतीश कुमार को भी वो कहीं न कहीं लालू के साथ सरकार बनाते हैं, फिर वो टूटती है। इन तमाम घटनाक्रम के बीच में अब वो एक तरह से बीजेपी की मेहरबानी से ही वहाँ मुख्यमंत्री हैं। अ, जब इस तरह का एक मुख्यमंत्री सत्ता में हो जिसके पास संख्या बल अपनी पार्टी का ना हो, दूसरी पार्टी के दारोमदार पर सरकार चला रहा हो और ऐसे में लालू यादव जैसा राजनेता अगर तमाम राजनीतिक हलकों में अब सहजता के साथ बढ़ता जा रहा हो, गठबंधन के नए स्वरूप की तलाश में हो, तो क्या कुछ कह रहा है अब बिहार का राजनीतिक माहौल? देखिए, बिहार में एक कहावत बहुत शुरुआत से ही जेपी आंदोलन के समय से ही प्रचलित है कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। लालू राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं जिनको मात दे पाना बहुत मुश्किल काम है। आप दक्षिण से लेकर के मैं अपने आपको ये भी ज़िक्र कर रहा हूँ कि मैं दक्षिण के क्षेत्रों में भी दक्षिण के स्टेट में भी रहा, तो आप ये जान लीजिए कि बिहार के एकमात्र लालू यादव ऐसे नेता हैं जिनका ज़िक्र दक्षिण भारत में भी होता है, उनकी राजनीति का भी ज़िक्र होता है। तो लालू राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मात दे पाना बहुत मुश्किल है और लालू के आने से सबसे बड़ी टेंशन जो बढ़ी है वो नीतीश कुमार की ही बढ़ी है। नीतीश ना इधर के हैं ना उधर के हैं। आज उनका वो बयान आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने एक बार कहा था और सदन में कहा था कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज नीतीश के पास ऐसी मजबूरी है कि वो ना कुछ आज आज आपको एक मंत्री सम्राट चौधरी है मंत्री, आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट। वो मतलब किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी के एक नहीं कई मंत्री सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जबकि चुप है यहाँ पर नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। सदन में यहाँ पर आपको स्पीकर से सीधा सीधा सवाल किया जाता है कि आप चुप रहिए। ये सदन की गरिमा को भी तार तार करने की कोशिश हो रही है बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री चुप है और वो मुख्यमंत्री चुप हैं जिनको कहा जा रहा है ये सुशासन वाले मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश के पास राजनीतिक मजबूरी ऐसी कभी नहीं रही जो आज बिहार में है और लालू यादव के आने से जाहिर तौर पर विपक्ष में एक और मजबूती मिलेगी। और लालू यादव के आने के बाद आपने देखा होगा कि पटना में जिस तरह के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है और अन्य आप गांव कस्बों की बात करें तो लालू यादव के बाहर आते ही लोगों के मन में ये चीज बैठ गई है कि अब बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाली है। कई सारे मंत्री उसमें हैं। आप देखेंगे कि मुकेश सहनी का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि मुकेश सहनी भी अब मतलब उस तरह से हट रहे हैं। 1.5 साल का उनका कार्यकाल था, अब उनको कार्यकाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसलिए मुकेश सहनी भी आप देख रहे हैं कि इधर उधर करने की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर लालू के आने के बाद जो बिहार की सियासत में परिवर्तन हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि अगर लालू यादव उनके पटना आते ही देखिए क्या राजनीतिक फिजा यहाँ रंग लाती है। लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव हुए हैं, आप मुलायम सिंह से भी मुलाकात कर रहे हैं और इधर चिराग पासवान को भी लेकर उनका रवैया, हालांकि लालू आप ये जान लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने रामविलास पासवान को लेकर बयान दिया वो फूक फूक कर कदम रखना चाह रहे हैं। अभी चिराग पासवान का स्टैंड बीजेपी को लेकर क्या होता है इसके इंतजार में है लालू यादव। ये चिराग पासवान कब खुलकर बीजेपी के विरोध में आए और फिर उनको आरजेडी के पाले में लाने की कोशिश हो, इसी कोशिश में है लालू यादव, क्योंकि उनको लग रहा है वो लॉन्ग टर्म पारी यहां पर खेलना चाहते हैं। चिराग पासवान के पास कोई विधायक है नहीं अभी बिहार में, विधायक जो है मुकेश सहनी के पास है, जीतन राम मांझी के पास है। तो उनका भी आप देख रहे हैं कि स्थिति जो है इधर उधर होने वाली स्थिति है। तो लालू यादव कुल मिलाकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि किस तरीके से चिराग पासवान बीजेपी पर कब हमलावर होते हैं या फिर मुकेश सहनी कब बीजेपी से टूटकर या टूट की घोषणा कर देते हैं। और जाहिर तौर पर 10-12 सीटों का अंतर है तो निश्चित तौर पर अगर लालू यादव आते हैं तो उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। बिहार में सत्ता परिवर्तन कोई बड़ी चीज नहीं है और नीतीश कुमार आज उस हैसियत में नहीं है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो अपनी सरकार बचा पाए बीजेपी के साथ मिलकर के। आशीष, नीतीश का जिक्र चल रहा है तो नीतीश का एक बयान जो पेगासस की जांच को लेकर उन्होंने दिया, उसके बाद हर कोई हैरान है, उस पर चर्चा भी ये कर रहा है कि क्या अब बीजेपी से नीतीश का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि अब तक उनका बयान कभी भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार या बीजेपी के खिलाफ नहीं रहा। उन्होंने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन पेगासस के मामले पर जहां केंद्र सरकार चुप है, विपक्ष हमलावर है, नीतीश विपक्ष का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। इस बयान को भी क्या बदले हुए राजनीतिक समीकरण के लिहाज से जोड़कर देख सकते हैं? कह सकते हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। देखिए नीतीश कुमार भी राजनीति के उतने ही उस्ताद हैं और लालू यादव के साथी भी रह चुके हैं नीतीश कुमार। तो और लालू यादव ने कल का आपने उनका बयान सुना होगा तो वो कह रहे हैं राजनीति में कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा उनको मिलने वाला है, लालू यादव को भी मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात आप इस चीज को देखिए, आज बीजेपी
कि 5 चुनाव को आप देख लें, 5 कार्यकाल को देख लें बीजेपी के, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार में डोमिनेंट होती जा रही है, नीतीश कुमार से ज्यादा ताकतवर पार्टी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में यह भी है कि इस पंचवर्षीय नीतीश कुमार को देख लेते हैं, अगले पंचवर्षीय में तो हम आ ही रहे हैं सत्ता में। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार भी इस चीज को समझ रहे हैं। आज वो प्लेट छीनने वाली बात जब आप याद करेंगे, तो वो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी के मन से वो कसक गया नहीं है। तो नीतीश कुमार से ऐसा नहीं है कि सरकार में चले जाने के बाद संबंध बहुत ज्यादा ही बेहतर हो गया, नहीं। दोनों दलों की अपनी मजबूरी है, दोनों दल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और नीतीश कुमार तो खैर खासकर ज्यादा ही बने रहना चाहते हैं। तो ये मजबूरी हो सकती है नीतीश कुमार की कि वो अगर थोड़ा सा भी इधर से समर्थन मिलता है लालू यादव का, तो वो फिर से आकर के सरकार बना ले, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। नीतीश कुमार ये आप कह सकते हैं उनका ऐसा कोई इरादा नहीं होगा कि अब आरजेडी में जाकर के वो सरकार बना लें। तो मुझे लगता है कि वो राजनीति से अपने जीवन का सबसे बड़ा समझौता करने वाले हैं, और उनका राजनीतिक कैरियर यूं कह लीजिए तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक चलेगा लालू यादव के साथ आने। तेजस्वी इस बात को कभी यकीन नहीं करेंगे, या फिर तेजस्वी यादव खुद या लालू यादव भी अब नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री आरजेडी के समर्थन से देखना चाहेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, तेजस्वी का आपने ज़िक्र किया तो थोड़ी-सी बात हम तेजस्वी को लेकर भी कर लें, क्योंकि हमने देखा बिहार में अगर विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की जो सहभागिता है, जो जितना एक्टिव वो रहते हैं, उनके बयान या उनके जो भाषण हैं, सदन के भीतर हो या बाहर, वो लगातार नीतीश को टारगेट करते हैं, और नीतीश को टारगेट इस हद तक करते हैं कि नीतीश के बयान में वो बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। तो क्या जिस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव के बयान आते हैं, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि नीतीश की बौखलाहट इस हद तक उनके बयानों में दिख रही है कि इससे पहले कभी ना किसी ने सुनी थी और ना देखी थी। बिल्कुल आपने सही कहा, और तेजस्वी जिस राजनीतिक परिपाटी को चला रहे हैं और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ उनके स्टेटमेंट जो हैं जिन्हें मैं नहीं मानता कि वो सही है, और राजनीति में तेजस्वी को आए हुए भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 बार वो विधायक बने हैं जरूर। मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि वो थोड़ी सी भाषा की मर्यादा को सीमित रखें तेजस्वी। बाकी उनका राजनीतिक का करने का जो स्टाइल है, वो राजनीतिक स्टाइल आप देखेंगे तो काफी अच्छा है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और पूरी तरीके से चुनाव कैंपेन आप देखेंगे, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें तेजस्वी फोकस्ड था वो पूरा चुनाव। नीतीश कुमार कहीं नहीं टिके तेजस्वी यादव के सामने चुनाव के समय, और जिस तरीके से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती थी, लग रहा था कि बिहार में कोई दूसरा लालू यादव है। और वो आज आज जो तेजस्वी का कद है आरजेडी में, जाहिर तौर पर, और लालू यादव का बयान भी आप सुनेंगे, लगातार लालू यादव ये कह रहे हैं कि तेजस्वी हमसे आगे निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं बेटे को प्रमोट करने के साथ साथ, और तेजस्वी में वो काबिलियत भी है, आप इस बात को मानिए, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देख लीजिए या आप कहीं भी चले जाइए, अखिलेश यादव उतने सक्रिय नहीं है जितने तेजस्वी यादव सक्रिय हैं ग्रास रूट लेवल पे। अखिलेश यादव किसी मुद्दे पर ट्वीट करते हैं और तेजस्वी मार्च करते हैं। ये फर्क है एक राजनेता में। राजनेता जब तक सड़क पर नहीं उतरेगा, जब तक जनता की आवाज नहीं बनेगा, तब तक राजनीति में कुछ संभव नहीं है। और वो तेजस्वी ने कर दिखाया। यहाँ पर आज विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बनकर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी उभरी है, तो इसका पूरा श्रेय जो है वो तेजस्वी यादव को जाता है, निश्चित तौर पर। बिल्कुल। अब थोड़ा-सा ज़िक्र हम कर लें बिहार से पंजाब की राजनीति, क्योंकि चुनावी माहौल है, एक सवाल उससे भी जुड़ा हुआ। बाद में आखिर में चलते-चलते हम बात करेंगे ओलंपिक की भी। पंजाब में जिस तरह से चुनाव है, उससे पहले किसान आंदोलन, और आज जो तस्वीरें हमने देखी सदन के बाहर मीडिया के सामने, कांग्रेस के सांसद और हरसिमरत कौर बादल आपस में भिड़ गए। एक तरह से मीडिया के कैमरों के सामने, माइक के सामने एक तू-तू, मैं-मैं चल रही थी। क्या दिखा रहा है ये? पंजाब का चुनाव और भी ज़्यादा गर्माहट वाला इस बार होने जा रहा है। जाहिर तौर पर देखिए, पंजाब की सियासत में जो पिछले दिनों उठापटक चल रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पंजाब अब शांत नहीं रह रहा है, और किसान आंदोलन सबसे बड़ा फैक्टर है पंजाब में। आज देखिए हर पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस भी शामिल है इसमें, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली दल हो, सब कोई किसान आंदोलन को बुलाना चाहते हैं इस मुद्दे को। और हरसिमरत कौर इस बात को जानती हैं कि किसानों को अगर वो साथ में लेके नहीं चली, आज उन्होंने इस्तीफा भी दिया, इसी बात पर इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं अगर वो किसानों को साथ लेकर के नहीं, और इसी मुद्दे को साधने की कोशिश है। पंजाब का एक बड़ा तबका जो है इसी मुद्दे पर वोट कर रहा है। आज मैं देख रहा हूँ कई ऐसी खबरें मैं पढ़ रहा हूँ वेबसाइट पे कि सत्ता पक्ष के नेता वहां पर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जा रहे हैं, तो उनको खदेड़ा जा रहा है, और इस बात को वो जान रहे हैं। और
तीनों पार्टियां आपस में एक तरह से यूं गुत्थम गुत्था वाली स्थिति जो है पंजाब में अभी निकलकर सामने आ रही है। और हर पार्टियां आप ये देखिए अंतरकलह के दौर से गुजर रही है। इस किसान आंदोलन के बीच अंतरकलह, तो सामंजस्य कैसे बिठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल आशीष, और आखिर में अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में आज का खेल। अगर आपने देखा ही होगा, महिला बिल्कुल, हॉकी बिल्कुल। टीम का जो प्रदर्शन रहा, कड़ी टक्कर थी, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला भारतीय महिला हॉकी टीम का, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। किस तरह से लेंगे? क्योंकि हमने लगातार ये देखा है कि हॉकी को लेकर ना सरकारें उतनी संजीदा हैं, ना आम लोग उतने संजीदा हैं, लेकिन उस तमाम चीज़ों के बीच हम गोल्ड की उम्मीद अगर लगा के बैठे हैं, तो कम से कम हमें ये देखना चाहिए, सरकारों को ये देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर दरअसल हमने क्या दिया उन लोगों को जो गोल्ड के लिए ओलंपिक में जाते हैं। हम 1 महीना या 2 महीना ओलंपिक के दौरान तो इन तमाम खेलों की बात करते हैं, लेकिन ब बाद में क्या कुछ होता है वो सबको पता है। ज़रूरत क्या इस बात की है कि आप जितना उसके प्रचार में ज़ोर देते हैं, हर नेता होर्डिंग लगाने में अगर जितना वक़्त देता है, जितना पैसा देता है, उतना पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी ट्रेनिंग पर दिया जाए, तो शायद बेहतर की और उम्मीद हो सकती है। ज़रूर बेहतर करेंगे और सबसे पहले तो महिला टीम को बधाई कि वो इस बधाई की पात्र भी हैं। 2-1 से हारना देखिए हार-जीत तो पहलू है। जिस तरीके से महिलाओं का प्रदर्शन रहा है, हमारी खिलाड़ियों का, हमारी बहनों का प्रदर्शन रहा है, वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है और मैं तो देख रहा था काफ़ी देखिए 2 पेनल्टी कॉर्नर में वो उनका दोनों गोल हुआ है अर्जेंटीना का, तो मुझे नहीं लगता चलिए ठीक है, कोई बात नहीं हम हार गए, लेकिन आगे हम इस ये उम्मीद करते हैं कि हम ब्रॉन्ज के लिए लड़ रहे हैं, तो आगे हम ये पदक हमारे हाथ आएगा। और आपने ज़िक्र किया जो बहुत ही मतलब कम लोग कर पाते हैं इस चीज़ को। आपने देखा खेल का बजट इस सरकार ने काट दिया और 40-40% तक कटौती हुई है अगर मैं सही हूँ तो। अगर नहीं सही हूँ तो इस बार इसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस सरकार में खेल को लेकर जो बजट की कटौती हुई है, वो निराशाजनक है। और आप एक ट्वीट कर देने से और आइसक्रीम खाइए साथ में आकर के ये कह देने से पदक नहीं आ जाता। आप उस पर कितना डेवलप स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, आप ये देख रहे हैं। नवीन पटनायक को बधाई देना चाहिए यहाँ पर कि उन्होंने इसको किया है और काफ़ी उन्होंने ओडिशा इस क्षेत्र में काफ़ी आगे भी निकला हुआ और प्रमोट कर रहे हैं वो इस चीज़ को। मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सिर्फ़ हवाबाज़ी करते हुए इस चीज़ को मतलब वो कह रही है कि हम मेडल लेके आ जाएँगे। ऐसा नहीं है, हमारे खिलाड़ियों ने, हमारी बहनों ने सबने लाजवाब प्रदर्शन किया। हमने अर्जित किया वही हमारा है और सबने जी-जान लगा दिया। आपने देखा किस तरीके से कि मतलब आँखों में खून लिए हुए हमारे खिलाड़ी लड़ रहे हैं वहाँ पर। ये तनिक बड़ी बात नहीं है। ये दिखाता है कि देश के लिए उनका जज़्बा क्या है और ज़रूरत है सरकार थोड़ा-सा समर्थन करे, लेकिन हवाबाज़ी ना करके समर्थन करे तो कुछ हम हासिल कर सकते हैं इसमें, क्रिकेट की तरह। आशी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दर्शकों को आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी चर्चा कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और सनराइज़ न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर। बहुत शुक्रिया आशीष।